नमस्कार। स्टडी चेकर में आपका स्वागत है। आज है 16 जून 2020। 16 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों की हम स्टडी चेकर में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो को देखने के बाद आपके कम से कम करंट अफेयर्स के 30 से ज़्यादा प्रश्न कंप्लीट हो जाएँ, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। साथ ही साथ वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, ताकि आपको स्टडी चेकर की करंट अफेयर्स PDF के साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण PDF भी मिल जाएं। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश प्रक्रिया के लिए किस नोडल एजेंसी की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट यूपी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इन्वेस्ट यूपी की स्थापना की है। इन्वेस्ट यूपी को इंडिया इन्वेस्ट की तर्ज पर स्थापित किया है। इससे पहले एक नोडल एजेंसी केंद्र लेवल पर इन्वेस्ट इंडिया के नाम से स्थापित की गई थी। उसी के आधार पर इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी स्थापित की गई है। इसके तहत विदेशी अथवा देश में किसी भी हिस्से में निवेश करने वाले सभी निवेशकों को निमंत्रण दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम इन्वेस्ट यूपी के अध्यक्ष की बात करें तो इन्वेस्ट यूपी की अध्यक्षता खुद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि इसके उपाध्यक्ष औद्योगिक विकास मंत्री और लघु उद्योग मंत्री को बनाया गया है। और इसी के साथ इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी की उत्तर प्रदेश में स्थापना की गई है। इसके मुख्य कार्य होंगे मित्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम भी इन्वेस्ट यूपी करेगी, यानी कि सभी लोगों को इन्वेस्ट के लिए आमंत्रित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, साथ ही यूपी में इन्वेस्ट करने पर होने वाले फ़ायदों के बारे में इन्वेस्ट यूपी के तहत बताया जाएगा। इन्वेस्ट यूपी में काफ़ी विशेषज्ञ होंगे और साथ ही साथ इसकी शाखा सभी जिलों में खोली जाएगी, जहां सभी विशेषज्ञ इन्वेस्ट यूपी के बैठेंगे, जहां इच्छुक बिजनेसमैन संपर्क कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि इन्वेस्ट यूपी के अध्यक्ष होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना शुरू की गई है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसके तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों को टहलने का अवसर प्रदान करने के लिए 100 बाग लगाने का हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, जो कि पंचवटी योजना के तहत निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो इस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, और जयराम ठाकुर ने ही पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत 100 पार्क हिमाचल प्रदेश में खोले जाएंगे, जो कि सभी सुविधाओं से लैस होंगे, ताकि वहाँ के वरिष्ठ नागरिक इन पार्कों में आकर अपना समय व्यतीत कर सकें, टहल सकें और उनकी सेहत में सुधार हो सके। इसके तहत हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना के तहत 100 बाग लगाने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है आरोग्य पथ पोर्टल। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति के लिए आरोग्य पथ पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, और ये आरोग्य पथ पोर्टल ग्राहक और व्यापारी के बीच एक सप्लाई चेन बनाएगा, जिसके तहत उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की पहचान भी आरोग्य पथ पोर्टल करेगा। साथ ही साथ इसमें सभी मेडिकल कॉलेजों की सूची होगी, सभी अनुसंधान संस्थानों की सूची होगी, साथ ही साथ ऐसे व्यक्तिगत रोगियों की जानकारी भी आरोग्य पथ पोर्टल पर होगी जो कोविड-19 से पॉजिटिव अथवा नेगेटिव हैं। तो आरोग्य पथ पोर्टल स्वास्थ्य देखभाल की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। टिड्डी मामलों पर भारत की पाकिस्तान के साथ बैठक कब प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है 18 जून। भारत और पाकिस्तान के बीच टिड्डी मसले पर 18 जून को एक बैठक प्रस्तावित है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया जा चुका है कि पाकिस्तान 18 जून को भारत के साथ बैठक करे या नहीं करे। इस पर पाकिस्तान अभी असमंजस में है और उसकी तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। पाकिस्तान ये चाहता है कि 18 जून के बाद इस बैठक को किया जाए। आपको बता दूं, जून से नवंबर तक भारत और पाकिस्तान के बीच 6 द्विपक्षीय बैठक होनी है, जिनमें पहली द्विपक्षीय बैठक 18 जून को है, जो कि विदेश मंत्रालय स्तर पर होगी। तो इस बैठक के लिए अभी तक पाकिस्तान तैयार नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि हम इस बैठक को 18 जून को करेंगे, जबकि नियमानुसार ये बैठक 18 जून को होनी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य ने दूसरे राज्य के लोगों को 7 दिन से ज़्यादा न रुकने का निर्देश दिया है? तो इसका सही आंसर है केरल। केरल ने ऐसे सभी लोगों को
लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जो दूसरे राज्यों से केरल में किसी भी व्यापार अथवा देखरेख या किसी भी अन्य कारण से केरल राज्य में आ रहे हैं, उनको लेकर केरल राज्य की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई है कि उन्हें केरल में 7 दिन से ज़्यादा न रुकने दिया जाए। 8वें दिन उन्हें हर हालत में केरल छोड़ना होगा। साथ ही साथ केरल आने के लिए लोगों को केरल सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और बताना होगा कि वो केरल क्यों आना चाहते हैं, क्या वो बिजनेस के लिए आना चाहते हैं, इलाज के लिए आना चाहते हैं, संपत्ति की देखरेख के लिए आना चाहते हैं या फिर शिक्षा के लिए आना चाहते हैं। उन्हें कोई एक वाजिब कारण बताना होगा। अगर उनका कोई वाजिब कारण नहीं है तो केरल सरकार उन्हें नहीं आने देगी। साथ ही साथ अगर वो आते हैं तो 7 दिन तक ही केरल रुक सकते हैं। 8वें दिन उन्हें हर हालत में केरल छोड़ना होगा। आपको एक और चीज़ बता दूं कि केरल राज्य भारत का सबसे पहला राज्य था जहां कोरोना की दस्तक दी थी। कोरोना केरल में सबसे पहले आया था। हालांकि केरल ने अब कोरोना को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक कितने डॉलर की अर्थव्यवस्था पाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर होगा $5 ट्रिलियन। 2024 तक भारत ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पाने का लक्ष्य रखा है। अगर हम इस समय की बात करें तो भारत की इस समय $2.8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, यानी कि 190 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था इस समय भारत की है। लेकिन $5 ट्रिलियन की अगर मैं बात करूं 2024 तक भारत ने लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत को 2 चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। नंबर 1 महंगाई दर, नंबर 2 रुपए और डॉलर के बीच सामंजस्य। यानी कि अगर महंगाई दर बढ़ती है तो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पाने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि महंगाई दर बढ़ने से अन्य सामानों की आपूर्ति घटेगी, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं रुपए का स्तर अगर डॉलर के मुकाबले गिरता है तब भी भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ेगा। भारत 2024 तक $5 ट्रिलियन की व्यवस्था को आराम से पा सकता है अगर भारत की महंगाई दर काबू रहती है। साथ ही साथ रुपए का स्तर डॉलर के मुकाबले अगर ज़्यादा नहीं गिरता है तो भारत बड़ी आसानी से $5 ट्रिलियन 2024 तक अर्थव्यवस्था पा सकता है। अगली बात करें 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक पवन दिवस। वैश्विक पवन दिवस 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में पवन ऊर्जा का संचारण करना, पवन ऊर्जा को बचाना। इसे ग्लोबल विंड डे भी कहते हैं। अच्छा, इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल संयुक्त रूप से वैश्विक पवन दिवस को मनाती हैं। यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल पूरी दुनिया में 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाती हैं। इसके तहत पूरी दुनिया में पवन ऊर्जा को संरक्षित करना है, पवन ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी और अब इस 2007 में जब वैश्विक पवन दिवस मनाया गया था तो केवल 18 देशों ने इसे मनाया था और अब 80 से ज़्यादा देश वैश्विक पवन दिवस को मनाते हैं। बात करते हैं एक और प्रश्न की कि 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका भी आंसर आप मुझे दीजिए। तो वैश्विक पवन दिवस के अलावा 15 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग जागरूकता दिवस को 15 जून को इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज यानी कि INPEA द्वारा मनाया जाता है। INPEA का मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज है और INPEA का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। साथ ही साथ 15 जून को वैश्विक पवन दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग जागरूकता दिवस भी 15 जून को ही मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस एशियाई चैंपियनशिप गोल्ड विजेता से मेडल वापस ले लिया गया है? तो इसका सही आंसर है गोमती मारीमुथु। गोमती मारीमुथु से उनका मेडल वापस ले लिया, जो कि उन्होंने 2019 में दोहा और कतर में आयोजित 800 मीटर रिले दौड़ में जीता था। इसका कारण रहा है कि इनको डोपिंग संस्था ने एक टेस्ट में पॉजिटिव पाया है और उस टेस्ट में इन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉयड नेड्रोइल के इस्तेमाल के लिए पॉजिटिव पाया गया है। यानी कि इन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉयड नेड्रोइल का इस्तेमाल किया था, जो कि प्रतिबंधित दवा है। इसके कारण गोमती मारूमुथु से
उनका गोल्ड मेडल वापस ले लिया गया है। साथ ही साथ 4 वर्ष के लिए इन खेलों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य में अनोखा रज पर्व की शुरुआत हुई है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में अनोखा पर्व रज की शुरुआत हुई है। अनोखा पर्व रज भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए उड़ीसा में मनाया जाता है। साथ ही साथ उड़ीसा के लोग पृथ्वी के प्रति सम्मान जताने के लिए भी अनोखा पर्व रज मनाते हैं और इसके तहत 3 दिन तक अनोखा पर्व रज चलता है। और जब तक अनोखा पर्व रज 3 दिन तक उड़ीसा में चलता है तब तक उड़ीसा में जुताई बुवाई जैसे सभी कृषि कार्य पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि अनोखा पर्व रज के दौरान कृषि संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अच्छा, बात करते हैं उड़ीसा का राज्य पशु कौन है? तो उड़ीसा का राज्य पशु सांबर है, जबकि उड़ीसा का राज्य वृक्ष बरगद और उड़ीसा का राज्य पक्षी भारतीय रोलर या ब्लू जे है और उड़ीसा का राज्य पुष्प कमल है। अगले प्रश्न की बात करें, पाकिस्तान रेलवे ने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारवी। हालांकि इसके पीछे क्या तथ्य है इसे कोई भी अधिकारी खुलकर नहीं बता रहा है और पाकिस्तान ने अपने 0 रेलवे स्टेशन पॉइंट का नाम बदलकर मारवी कर दिया है। इसके पीछे क्या कारण है इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि मैंने आपसे कल पूछा था, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रो ब्रदर्स। ब्रो ब्रदर्स ने बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था। साथ ही साथ आज आपके लिए मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ, इसका सही आंसर आपको मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स कीजिए। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सुबह रोजाना 4 बजे आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करता हूं, जिसमें 30 से अधिक करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर करने का प्रयास करता हूं। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर मैं दूंगा आपको कल की वीडियो में। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।